फिल्म की शुरुआत एक घने और डरावने जंगल से होती है। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा फैला हुआ था। तभी एक छोटा लड़का अपनी जान बचाकर पूरी ताकत से भागता हुआ दिखाई देता है, जैसे कोई खौफनाक चीज उसका पीछा कर रही हो। लेकिन इससे पहले कि हमें पता चलता कि आखिर वो किससे भाग रहा है, कहानी अचानक दूसरे सीन पर कट हो जाती है। अब हमें एक लाल रंग की स्कूल बस दिखाई देती है, जो इसी जंगल के बीच बनी सुनसान सड़क से गुजर रही होती है। बस में कुछ टीनेजर बच्चे अपने ड्राइवर के साथ सफर कर रहे हैं। थोड़ी दूर जाने पर सड़क के बीच एक बहुत बड़ा पेड़ गिरा हुआ मिलता है, जिसकी वजह से आगे का रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका था। मजबूरी में ड्राइवर दूसरा रास्ता चुन लेता है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका यही फैसला उन सभी की जिंदगी बदलने वाला है। जैसे जैसे बस जंगल के अंदर बढ़ती जाती है, माहौल और भी अजीब होता जाता है। रास्ते में जगह जगह जानवरों के कंकाल पड़े हुए थे। कई बड़े बड़े पेड़ ऐसे टूटे हुए थे जैसे किसी बेहद ताकतवर चीज ने उन्हें जड़ से उखाड़ दिया। तभी अचानक पूरे जंगल में एक जोरदार और डरावनी दहाड़ गूंजती। आवाज सुनते ही बस में बैठे सभी बच्चे घबरा जाते हैं। उसी वक्त ड्राइवर अचानक जोर से ब्रेक लगा देता है। सड़क के बीच एक मरा हुआ हिरण पड़ा होता है। ड्राइवर नीचे उतरकर हिरण को रास्ते से हटाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। अगले ही पल वो तेजी से वापस बस में चढ़ जाता है। मगर इस बार वो अकेला नहीं था। उसके पीछे एक खतरनाक आदमी खड़ा था, जिसने ड्राइवर के सिर पर बंदूक तान रखी थी। वो सभी बच्चों को धमकी देता है कि कोई भी अपनी सीट से नहीं उठे, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। डर के मारे बस में बैठे सभी बच्चे चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। तभी पीछे बैठा एक लड़का उस आदमी का चेहरा पहचान लेता है। उसे याद आता है कि उसने कुछ दिन पहले इसी इंसान को न्यूज में देखा था। ये कोई आम आदमी नहीं, बल्कि एक बेहद खतरनाक सीरियल किलर था, जो कुछ दिन पहले ही जेल से फरार हुआ। सबसे डराने वाली बात ये थी कि वो सिर्फ टीनेजर बच्चों को ही अपना शिकार बनाता था। वो खुद को साइकोपैथ कहता था और लोगों की जान लेना उसके लिए किसी खेल से कम नहीं था। सबसे पहले वो सभी बच्चों के मोबाइल फोन खिड़की से बाहर फेंक देता है, ताकि कोई भी मदद के लिए कॉल न कर सके। अब ड्राइवर बंदूक की नोक पर बस चलाने लगता है। घबराहट में वो सड़क किनारे लगा एक चेतावनी बोर्ड भी नहीं देख पाता, जिस पर लिखा था कि आगे एक सुनसान मिलिट्री जोन है। सालों पहले यहाँ गुप्त रिसर्च हुआ करती थी, लेकिन अब इस जगह पर कोई नहीं रहता था। कुछ देर बाद बस एक लंबी सुरंग में दाखिल होती। शुरुआत में सुरंग की सारी लाइटें जल रही होती हैं, लेकिन अचानक बस बीच रास्ते में बंद हो जाती है। ड्राइवर बार बार इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करता है, मगर बस बिल्कुल चालू नहीं होती। किलर को लगता है कि ड्राइवर जानबूझकर उसके साथ चालाकी कर रहा है। वो तुरंत एक लड़की को पकड़कर उसकी कनपटी पर बंदूक रख देता है और ड्राइवर से कहता है, अगर बस तुरंत ठीक नहीं हुई तो सबसे पहले यही मरेगी। मजबूर होकर ड्राइवर नीचे उतर जाता है, लेकिन तभी पूरी सुरंग की बिजली एक साथ चली जाती है और चारों तरफ गहरा अंधेरा छा जाता है। उसी अंधेरे में किसी अजीब और डरावने जीव की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। किलर ड्राइवर को टॉर्च देता है और आगे जाकर देखने का आदेश देता है। ड्राइवर कांपते कदमों से अंधेरे की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे जैसे वो आगे जाता है, उसे दूर एक विशाल परछाई दिखाई देती है। पहले तो उसे लगता है कि शायद कोई इंसान होगा, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा और पास पहुंचता है, उसके सामने एक भयानक और इंसानों से बिल्कुल अलग दिखने वाला राक्षस खड़ा होता है। ड्राइवर डर के मारे चीख पड़ता है, लेकिन उसकी चीख पूरी भी नहीं हो पाती कि वो राक्षस बिजली जैसी रफ्तार से उस पर हमला कर देता है। एक ही झटके में वो ड्राइवर को मार डालता है। बस के अंदर बैठे सभी बच्चे अपनी आंखों के सामने ये खौफनाक मंजर देख रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि एक शब्द भी बोल सके। किलर भी घबराकर तुरंत लड़की को लेकर वापस बस के अंदर आ जाता है। बच्चे चीखने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें चुप रहने की धमकी देता है। उसका कहना था कि अगर किसी ने जरा भी आवाज की तो वो चीज उन सब तक पहुंच जाएगी। अब वो जल्दी से बस स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि बस की चाबी तो अभी भी ड्राइवर के हाथ में ही रह गई है और ड्राइवर अब जिंदा नहीं था। मजबूरी में वो उसी लड़की को बाहर भेजता है और कहता है कि जाकर चाबी लेकर आओ। लड़की डरते डरते ड्राइवर की लाश तक पहुंचती है। उसे उस हालत में देखकर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं, लेकिन वहां रुकना मौत को बुलाने जैसा था। वो जल्दी से ड्राइवर के हाथ से चाबी निकालती है और भागकर वापस बस में आ जाती है। बाकी बच्चे जब उसे ड्राइवर के बारे में पूछते हैं, तो वो बिना कुछ बोले सिर्फ सिर हिलाकर नहीं कह देती है। इतना समझते ही बस में सन्नाटा छा जाता है। अब किलर एक लड़के रिचर्ड को बस स्टार्ट करने का आदेश देता है। रिचर्ड कहता है कि बस खराब हो चुकी है, ये अब स्टार्ट नहीं होगी, लेकिन किलर उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। वो धमकी देता है कि अगर बस नहीं चली तो यहाँ मौजूद कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। इस बार रिचर्ड डरने की बजाय उसका सामना करता है। दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। तभी पीछे बैठा एक बच्चा मौका देखकर किलर को जोर से धक्का दे देता है। वो नीचे गिर पड़ता है और उसी पल रिचर्ड उसकी बंदूक उठाकर उसी पर तान देता है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि किलर डरने की बजाय हंसने लगता है। वो रिचर्ड से कहता है, बंदूक पकड़ लेना आसान है, लेकिन किसी की जान लेने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती, और वो हिम्मत तुम में बिल्कुल नहीं है। रिचर्ड अभी कोई फैसला कर पाता, उससे पहले बस की छत से किसी के चलने जैसी आवाज आने लगती है। ये आवाज इतनी डरावनी थी कि बस में बैठे सभी बच्चे सहम जाते हैं। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर किलर फिर से बंदूक अपने हाथ में ले लेता है। गुस्से में किलर बस से नीचे उतरता है और अंधेरे की तरफ देखकर चिल्लाता है, जो भी है सामने आ। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हो पाती। अचानक उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है और अगले ही पल कोई अदृश्य ताकत उस पर हमला कर देती है। सिर्फ एक सेकंड में उसका सिर धड़ से अलग हो जाता है। बस के अंदर बैठे सभी बच्चे ये नजारा देखकर वहीं जम जाते हैं। उनके सामने एक भयानक राक्षस खड़ा था, जिसके लंबे लंबे टेंटिकल्स में किलर का कटा हुआ सिर लटका हुआ, और अब उसकी नजर सीधे बस के अंदर बैठे बच्चों पर थी। बस के अंदर मौजूद सभी बच्चे बुरी तरह घबरा चुके थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करें तो क्या करें। बाहर वो भयानक राक्षस खड़ा था और अंदर डर का ऐसा माहौल था कि किसी की हिम्मत तक नहीं हो रही थी कुछ बोलने की। आखिरकार सभी ये फैसला करते हैं कि फिलहाल बस के अंदर ही छिपे रहना सबसे सुरक्षित होगा, लेकिन उनकी ये उम्मीद भी कुछ ही सेकंड में टूट जाती है। अचानक बाहर से अजीब अजीब आवाजें आनी बंद हो जाती हैं। पूरा माहौल फिर से खामोश हो जाता है। तभी बस का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे चरमराते हुए खुलने लगता है।
अगले ही पल उस राक्षस का विशाल हाथ बस के अंदर दिखाई देता है। अब वो बस के अंदर घुस चुका था। ये देखते ही सभी बच्चे घबराकर बस के पिछले दरवाजे की तरफ भागते हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो दरवाजा भी नहीं खुलता। अब उन्हें लगने लगता है कि शायद उनकी मौत यहीं लिखी है। तभी रिचर्ड के हाथ में पकड़ी टॉर्च की रोशनी गलती से उस राक्षस के चेहरे पर पड़ जाती है। हैरानी की बात यह थी कि जैसे ही तेज रोशनी उस पर पड़ती है, वो राक्षस दर्द से पीछे हट जाता है। तभी रिचर्ड समझ जाता है कि ये राक्षस अंधेरे में ताकतवर है, लेकिन तेज रोशनी से डरता है। बस फिर क्या था, रिचर्ड लगातार टॉर्च की रोशनी उसकी तरफ रखता है और बाकी बच्चों को भागने के लिए कहता है। उसी दौरान बस का पिछला दरवाजा भी खुल जाता है। मौका मिलते ही सभी बच्चे बस से बाहर निकलकर पूरी ताकत से भागने लगते हैं। रिचर्ड सबसे आखिर में टॉर्च से उस राक्षस को रोके रखता है और फिर खुद भी बाकी बच्चों के पीछे दौड़ पड़ता है। भागते भागते उन्हें थोड़ी दूर एक पुराना बंकर दिखाई देता है। सभी बिना समय गंवाए उसके अंदर घुस जाते हैं। बंकर के अंदर उन्हें एक कमरा मिलता है जहां दीवार पर इस पूरे इलाके का बड़ा सा नक्शा लगा हुआ था। नक्शा देखते ही उन्हें समझ आ जाता है कि ये कोई साधारण जगह नहीं बल्कि एक पुराना मिलिट्री बेस है। तभी एक लड़का कहता है, अगर ये सच में मिलिट्री बेस है तो यहाँ कहीं ना कहीं पावर कंट्रोल रूम भी हो। अगर हम यहाँ की बिजली फिर से चालू कर दें तो शायद वो राक्षस हमारे पास भी नहीं आ पाएगा। सभी को उसकी बात सही लगती है। अब उनके पास बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, किसी भी तरह उस कंट्रोल रूम को ढूंढकर बिजली चालू करना। सब लोग नक्शा खोलकर पूरा प्लान बनाते। आखिर में फैसला होता है कि नोलन और उसका एक दोस्त कंट्रोल रूम ढूंढने जाएंगे, जबकि रिचर्ड बाकी बच्चों के साथ यहीं रुककर उनका इंतजार करेगा। कुछ देर तक सब कुछ शांत रहता है। तभी एक लड़की क्वीनी घबराते हुए कहती है कि उसे वॉशरूम जाना है, लेकिन वो अकेले जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। तब रिचर्ड कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। दोनों सावधानी से बंकर के अंदर बने पुराने वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगते हैं। रास्ते में रिचर्ड माहौल हल्का करने के लिए उससे मजाक भी करता है, लेकिन क्वीनी इतनी डरी हुई थी कि वो उसकी किसी बात का जवाब तक नहीं देती। कुछ देर बाद जब रिचर्ड उसकी तरफ मुड़कर देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्वीनी अचानक गायब हो चुकी। रिचर्ड घबराकर उसका नाम पुकारने लगता है और पूरे बंकर में उसे ढूंढने लगता है। उसकी आवाज सुनकर बाकी बच्चे भी वहां पहुंच जाते हैं। अब सभी मिलकर क्वीनी को तलाश करने लगते हैं। कुछ देर बाद उन्हें एक कमरा दिखाई देता है और वहां का नजारा देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। क्वीनी जमीन पर बेहोश पड़ी थी और वही भयानक राक्षस उसके ऊपर झुका हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी पल उसकी गर्दन काटकर उसे अपना शिकार बना देगा। ये देखते ही रिचर्ड बिना एक सेकंड गंवाए अपनी टॉर्च की तेज रोशनी उस राक्षस के चेहरे पर डाल देता है। तेज रोशनी पड़ते ही राक्षस पीछे हट जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर उसका दूसरा दोस्त दौड़कर क्वीनी को वहां से खींच लाता है। तीनों बिना पीछे देखे वहां से भागने लगते हैं, लेकिन भागते भागते अचानक रिचर्ड के हाथ से टॉर्च छूटकर पानी में गिर जाती है। टॉर्च तुरंत बंद हो जाती है और अब चारों तरफ फिर से अंधेरा छा जाता है। यही मौका देखकर राक्षस दोबारा उनके पीछे आ जाता है। इस बार वो सीधे रिचर्ड पर हमला कर देता है। उसके मुंह से निकले अजीब चिपचिपे पदार्थ की बूंदें रिचर्ड के चेहरे पर गिरती हैं। राक्षस अब उससे सिर्फ कुछ इंच दूर था। बाकी बच्चे पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब रिचर्ड बच नहीं पाएगा, लेकिन तभी पूरे मिलिट्री बेस की बिजली अचानक वापस आ जाती है। चारों तरफ तेज रोशनी फैल जाती है। रोशनी देखते ही राक्षस दर्द से चीखता है और तुरंत वहां से भाग जाता है। रिचर्ड किसी तरह अपनी जान बचाकर बाकी बच्चों के पास पहुंच जाता है। अब सभी समझ जाते हैं कि नोलन और उसके दोस्त कंट्रोल रूम तक पहुंच चुके हैं और उन्होंने जनरेटर चालू कर दिया है। जनरेटर चालू करने के बाद नोलन और उसका साथी आसपास का इलाका देखने लगते हैं। तभी उन्हें एक बंद कमरा दिखाई देता है। जैसे ही दोनों अंदर जाते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कमरे के बीचों बीच एक इंसान की पुरानी लाश पड़ी थी। उसके चारों तरफ ढेर सारी तस्वीरें, नक्शे और हाथ से लिखे हुए नोट्स बिखरे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि इस जगह पर किसी ने सालों तक उस रहस्यमयी राक्षस पर रिसर्च की थी। दीवारों पर उस जीव की अलग अलग तस्वीरें लगी थीं और हर नोट में उसकी ताकत, उसकी कमजोरी और उसके व्यवहार के बारे में लिखा हुआ था। लेकिन फिलहाल उनके पास ये सब पढ़ने का समय नहीं था। उनका पहला मकसद किसी तरह इस जगह से जिंदा बाहर निकलना था। दोनों जैसे ही कमरे से बाहर निकलने के लिए मुड़ते हैं, तभी दूर अंधेरे में उन्हें किसी की परछाई दिखाई देती है। दोनों डर के मारे वहीं रुक जाते हैं। कुछ पल के लिए उन्हें लगता है कि शायद वो राक्षस फिर से आ गया है, लेकिन जैसे ही वो परछाई उनके करीब आती है, दोनों राहत की सांस लेते हैं, क्योंकि वो कोई राक्षस नहीं बल्कि रिचर्ड, क्वीनी और उनका एक साथी था। सभी एक दूसरे से मिलकर खुश हो जाते हैं, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाती। तभी नोलन की नजर क्वीनी की गर्दन पर पड़ती है। वहां एक गहरा घाव था जिससे धीरे धीरे खून बह रहा था। ये देखकर सबके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उन्हें याद आता है कि कुछ देर पहले उसी राक्षस ने क्वीनी पर हमला किया। अब सभी को डर सताने लगता है कि कहीं उस राक्षस के काटने से क्वीनी भी उसी की तरह किसी डरावने जीव में न बदल जाए। एक लड़का तुरंत कहता है, हमें क्वीनी को अपने साथ नहीं रखना चाहिए। अगर वो बदल गई तो हम सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन रिचर्ड उसकी बात मानने से साफ इनकार कर देता है। वो कहता है, जब तक हमें पूरा सच नहीं पता चल जाता, हम क्वीनी को अकेला नहीं छोड़ेंगे। अब सच्चाई जानने के लिए सभी उसी कमरे में वापस जाते हैं जहां उन्हें वो नोट्स मिले थे। रिचर्ड वहां रखी एक पुरानी डायरी उठाता है और उसे पढ़ना शुरू करता है। डायरी में एक लड़के की कहानी लिखी थी। उसने लिखा था कि उसे और उसकी छोटी बहन को नई नई जगहों पर घूमना बहुत पसंद था। एक दिन दोनों घूमते घूमते गलती से इसी सुनसान मिलिट्री बेस तक पहुंच गए। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। दोनों हंसते खेलते इस जगह को देख रहे थे, लेकिन तभी वो लड़का दीवार पर लगा एक नक्शा देखने में उलझ गया और उसकी बहन अकेले ही आगे निकल गई। कुछ सेकंड बाद सुरंग की तरफ से उसकी बहन की जोरदार चीख सुनाई देती है। वो घबरा कर दौड़ता हुआ वहां पहुंचता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अंधेरे में उसे एक भयानक परछाई दिखाई देती है। उसकी बहन किसी खौफनाक चीज के सामने फंसी हुई थी। उस पल वो चाहता तो अपनी बहन को बचाने की कोशिश कर सकता था, लेकिन डर उस पर इतना हावी हो चुका था कि उसने अपनी बहन को वहीं छोड़ दिया और अपनी जान बचाकर जंगल की तरफ भागा। यहीं पर रिचर्ड को एहसास होता है कि फिल्म की शुरुआत में जंगल में भागता हुआ जो छोटा लड़का दिखाई दिया था, वो कोई और नहीं बल्कि यही लड़का था जिसने अपनी बहन को बचाने के बजाय उसे मौत के हवाले छोड़ दिया। सालों तक वो इस बात के अपराध बोध में जीता रहा। फिर एक दिन वो दोबारा इसी मिलिट्री बेस में लौटा। उसने उस राक्षस पर रिसर्च शुरू की, उसकी हर कमजोरी जानने की कोशिश की, लेकिन आखिर में वो भी इस राक्षस का शिकार बन गया। कमरे में पड़ी वही लाश उसी लड़के की थी। डायरी बंद करते ही वहां मौजूद सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
अब उन्हें समझ आ चुका था कि वो किसी साधारण जीव का नहीं, बल्कि कई सालों से इस मिलिट्री बेस में छिपे एक ऐसे खौफनाक शिकारी का सामना कर रहे हैं जिससे आज तक कोई जिंदा बचकर बाहर नहीं निकल पाया था।